Hello students, now today we will start class 12th biology, chapter 12 biotechnology and its application. इसमें बच्चों अपन ने लास्ट पार्ट में देखा था जीन थेरेपी जो अपना लास्ट टॉपिक था. सो टुडे वी विल टेक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मीन्स बच्चों जैसे जब भी हमें आर बॉडी में सम सिम्टम्स शो होते हैं, मीन्स जैसे आपको कोल्ड हो रहा है ना, देन हम क्या करते हैं, सीबीसी कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराएंगे, है ना, सीरम टेस्ट करवाएंगे. इनसे हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारी बॉडी में क्या ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हमें ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं. ठीक है ना, तो ये मतलब डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं. एंड दीज आर कन्वेंशनल मेथड. जितने भी अपन ये टेस्ट करवाते हैं ना, वो कौन सा मेथड है? कन्वेंशनल मेथड है किसी भी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए. जैसे अपन कभी ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, यूरिन टेस्ट करा लेते हैं, सीरम टेस्ट करा लें. बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज दैट कि जो टेस्ट हम करवाते हैं ये सिर्फ करंट सिचुएशन को ही मतलब कहना चाहिए फाइंड आउट करते हैं, डायग्नोज करते हैं, है ना. बट जैसे जो करंट में जो अपने को शो हो रहे हैं सिम्टम्स, उस सिचुएशन का ही पता चलता है अपने को इन टेस्ट के थ्रू. बट इफ़ किसी पैथोजन की एंट्री 1 या 2 दिन पहले हुई हो, है ना, तो क्या होगा? तो इन टेस्ट में वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है. और इन टेस्ट के रिजल्ट तभी प्रॉपर आते हैं जब कोई भी पैथोजन जो अपनी बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो अपनी नंबर ऑफ कॉपीज़ को इंक्रीज़ कर लेता है. मतलब नंबर ऑफ कॉपीज़ या क्वांटिटी को अपनी बढ़ा लेता है. तब हमें अपनी बॉडी में वो सिम्टम्स होते हैं, और सिम्टम्स होते हैं तभी हम इन टेस्ट को कराने के लिए जाते हैं. बट अब अपन सेकंड इसकी बात देखें तो लेस नंबर ऑफ पैथोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मेथड होना चाहिए ना. तो आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इन जो लेस नंबर ऑफ पैथोजेंस जब अपनी बॉडी में प्रेजेंट हों, मतलब उसको मतलब एंटर हुए 1 या 2 दिन ही हुए हों और हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ, उसके लिए भी अपने पास आजकल बहुत सारी ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं. उनमें से आज अपन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, या एनालॉग्स भी जिसको अपन कहते हैं, अपन देखेंगे. एक तो सबसे पहले टेक्निक आएगी जिसको अपन ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर भी चुके हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फर्स्ट है अपना. सेकंड आता है अपने पास पीसीआर, एंड थर्ड नंबर इज एलिसा. एलिसा को आपने यदि ध्यान दिया हो तो चैप्टर 8 में भी अपन ने एड्स के जो टेस्ट वगैरह होता है डिटेक्ट करने के लिए, तो वो कौन सा होता है? एलिसा टेस्ट. इसके थ्रू ही हम एड्स को डिटेक्ट कर पाते हैं. इसका एक्सपेंडेड नेम देखें अपन तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे, ये इसका फुल फॉर्म या एक्सपेंडेड नेम होता है. सो इन डिफरेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू हम न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल का यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पैथोजन की प्रेजेंस को, इवन इट इज़ प्रेजेंट वेरी लो अमाउंट इन आवर बॉडी. अलॉन्ग विद दिस जेनेटिक प्रॉब्लम को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, या जेनेटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं अपन जिसको, इनके थ्रू अपन जो है इनको डिटेक्ट कर सकते हैं. अब पैथोजेंस कौन कौन से होते हैं ये भी अपन देख लें. पैथोजेंस में थोड़ा अपन मोटे मोटे उस पर देखें तो बैक्टीरिया है, वायरस हैं, और फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है अपने को कई बार, है ना. तो इस तरह से अपन इनको देख सकते हैं. और जेनेटिक डिसऑर्डर के अपन देखें तो म्यूटेशन, इसमें अपन ले सकते हैं इसको. ठीक है. सो वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट म्यूटेशन. जो अपनी जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर है,
पॉलीमरेज जो चैन होती है ना, और एलिसा है। नाउ वी विल सी दैट ये कैसे हेल्प कर रहे हैं ये जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में या एनालॉग्स में। सो रिकॉम्बिनेंट ये जो टेक्नोलॉजी है अपनी, इसको तो हम अलग से डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको अपन पीसीआर में भी ले लेंगे और एलिसा में भी इसी का इन्वॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आर प्रोटीन एक वर्ड आता है अपनी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आर प्रोटीन जो प्रोटीन है, डीएनए जो जीन को कैरी कर रहा है, यूज हो सकता है या डीएनए को एज ए प्रोब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मीन्स ये जो मॉलिक्यूलर प्रोब या डीएनए का स्मॉल सिंगल स्टैंड जो है जाएगा, ये एक्ट करेगा एज ए प्रोब इन डिटेक्शन में हेल्प करेगा। फर्स्ट बेनिफिट क्या है इससे अपने को? फर्स्ट बेनिफिट है अपने को जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस का बहुत थोड़े अमाउंट में भी पैथोजन को ये डिटेक्ट कर लेगा। अब यदि अपन बात करें, पहले अपन इतना नाम ले रहे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यदि आपकी इसको 1 मार्क में इसको आपकी डेफिनेशन या डिस्क्राइब करने के लिए आ जाता है तो आप कैसे करेंगे? आप इसके लिए आंसर दे सकते हैं अपना, डिजीज डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सच एज प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनएज इज नॉन एज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ओके, इस तरह से आप अपना शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब आता है अपना जो बेनिफिट मैं आपको बता रही थी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का, बहुत कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में भी पैथोजन सिर्फ अपनी बॉडी में प्रेजेंट है तो ये उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो पीसीआर के थ्रू से एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। पीसीआर का यूज़ क्या किस में करते हैं अपन? एम्पलीफाई करने में एम्पलीफाई कर सकते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो अपन पीसीआर है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए की जो कॉपीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। किसी पर्टिकुलर जीन की हम जितनी चाहें उतनी कॉपी हम इसके थ्रू ले सकते हैं। तो एलिसा क्या होता है? दिस टर्म इज न्यू फॉर यू। न्यू तो नहीं कह सकते, अपन चैप्टर 8 में भी पढ़कर आए, बट जो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे। लेट्स सी नाउ पीसीआर हेल्प इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मतलब जो पीसीआर है वो अपने को कैसे हेल्प करता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। तो फर्स्ट नंबर अपन यदि यहाँ पर देखें थोड़ा सा तो किस तरह से करेगा, इसको यहाँ लिखती हूँ मैं। जैसे जीन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक के थ्रू ये डिटेक्ट करता है वेरी लो अमाउंट ऑफ पैथोजेंस और पैथोजेनिक डीएनए और आरएनए। अब इसे हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो इसको अपन यूज़ कर सकते हैं डिटेक्शन ऑफ, चाहें तो अपन HIV का ही एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। इसका डिटेक्शन हम वहाँ करेंगे जहाँ सस्पेक्टेड पेशेंट हैं, मतलब ये क्लियर नहीं है कि ये HIV पॉजिटिव ही हैं, बट मतलब अपने को ऐसा लग रहा है वो, मतलब सम एरियाज ऐसे होते हैं ना जहाँ पर अपने को लगता है कि जो पर्सन्स है वो मल्टीपल सेक्स में इन्वॉल्व रहते हैं पर्सन्स के साथ। तो जैसे ड्रग अब्यूज़ का जो ग्रुप होता है उनका, तो वहाँ पर भी सस्पेक्टेड जो है रीज़न हुआ अपना प्लेस हो जाता है। और क्योंकि जो ड्रग अब्यूजेज होते हैं ना, जो कि निडल को मतलब एक दूसरे से शेयर करते हैं, इसीलिए भी उनको HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। तो वहाँ के एरिया में हम इस तरह के टेस्ट करके डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एलिसा टेस्ट ऑल्सो यूज फॉर दिस, बट एलिसा करने से पहले क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज करवा सकते हैं अपन, किसकी हेल्प से? पीसीआर की हेल्प से, है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से। यदि इफ आपसे कोई पूछे कि एड्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होना चाहिए भाई, तो आपका आंसर एलिसा ही होगा, क्योंकि इतना तो आजकल सबको पता है, ठीक है ना। अब अपन दूसरा ले लेते हैं सस्पेक्टेड कैंसर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पेशेंट, ठीक है ना। तो मीन्स कोई पेशेंट है जो बहुत स्मोक करता है, ऐसे लोगों को ही कैंसर हो सकता है, और ऐसे लोगों को कैंसर हो सकता है तो हम उनका ही टेस्ट ज़्यादा करते हैं यदि उनकी बॉडी में कोई ऐसे सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं कि इनको कैंसर हो सकता है, कि बिकॉज ये स्मोकिंग में इन्वॉल्व हैं, है ना। तो क्या करेंगे, या फिर किसी की फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, मतलब जिनकी फैमिली में पहले मदर फादर या ग्रैंडफादर वगैरह कोई जो है
कैंसर पेशेंट रह चुके हैं तो ये सस्पेक्टेड कैंसरस पेशेंट में आते हैं। ठीक है, तो जो पेशेंट एट रिस्क में रहते हैं, कहना चाहिए अपने को, कैंसर स्पेशली एक जीन से होता है, इट इज कॉल्ड ऑन्कोजीन, उसका नेम होता है ऑन्कोजीन। ठीक है, तो ऑन्कोजीन मीन्स दिस जीन आर स्लीपिंग ऑफ एवरी पर्सन, बट प्रोटो ऑन्कोजीन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, बट इट कैन एक्टिवेट ड्यू टू वेरियस रीजन। ये एक्टिवेट हो, वैसे तो ये स्लीपिंग फॉर्म में रहता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में एवरी पर्सन की बॉडी में रहता है, बट ये एक्टिव फॉर्म में कब आता है, जब उसको इस तरह की कोई वेरियस रीजन उसके मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कोई स्मोक करता है या फैमिली हिस्ट्री है ना, उनमें से एक वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन किसी को हुआ है, उसकी वजह से ऑन्कोजीन से जो है एक्टिव हो जाता है, और सो जो कैंसर है डिटेक्शन के लिए भी सस्पेक्टेड पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं अपन, किसका, पीसीआर का, बिकॉज जो वायरस आता है वो जीन को चेंज कर देता है, और चेंज करता है तो फर्स्ट टाइप का म्यूटेशन ही है, एक तरह का ये म्यूटेशन ही है, और म्यूटेशन को हम जो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में बाद में जो डिस्कस करेंगे इसको भी अपन, अभी तो जस्ट अपन पीसीआर को देख रहे हैं यहाँ पर, डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन। सो next we will see how molecular probe help in detection। अपन ने अभी डीएनए प्रोब की बात की थी ना, या मॉलिक्यूलर प्रोब की, तो ये कैसे डिटेक्शन में हेल्प करते हैं ये अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है, ऑफ पर्टिकुलर म्यूटेशन और पर्टिकुलर पैथोजन। तो यदि अपन म्यूटेशन की ही बात करते हैं यहाँ पर, तो अपन इसका लें यदि किसमें, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी टेक मॉलिक्यूलर प्रोब। तो मॉलिक्यूलर प्रोब क्या है यहाँ पर, इसको डिस्कस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि यही तो है जो जाकर आगे टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करके हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो मॉलिक्यूलर प्रोब इज अ स्मॉल स्टैंड ऑफ डीएनए या आरएनए, मतलब आरएनए या डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसको एज ए प्रोब अपन इसमें यूज करते हैं। स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड, और सिंगल स्टैंडर्ड होने का बेनिफिट ये है कि यहाँ पर अपन मेंशन कर लेते हैं सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड होने का बेनिफिट ये है, इसकी ऑल बेसेस एक्सपोज्ड रहते हैं। जैसे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है तो जो इसके जो सीक्वेंस है वो पूरा एक्सपोज्ड रहता है, जैसे ए सी टी जी ए ऐसे जी ओपन बनाते जाते हैं ना पूरा इस तरह का। अब इसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड नहीं है इसके पास, तो ये पूरा एक्सपोज रहता है, मतलब आउटसाइड में रहता है, टच में रहता है ये पूरा, है ना। सपोज इट इज़ हैविंग, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा ना, तभी तो ये बॉन्डिंग या कॉम्प्लीमेंट्री बना पाएगा, नहीं तो ये नहीं बना पाएगा। ठीक है ना। इफ़ ये सिंगल स्टैंडर्ड अपन ने लिया है, डिपेंड करता है, अगर हम किसी आरएनए वायरस लेते हैं तो आरएनए होगा, मतलब सीधी सी बात ये है कि जैसे हमने कोई जो वायरस का यूज़ किया है किसके लिए, प्रोब के लिए, तो उसके वायरस में क्या है, आरएनए, तो आरएनए के छोटे से स्मॉल पीस को अपन एज ए प्रोब यूज़ कर लेंगे, है ना। डीएनए लेंगे तो डीएनए ह्यूमन बींग्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं उसमें अपन, है ना, तो डीएनए भी ले सकते हैं। तो जो ये प्रोब होता है ये फाइंड करेगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को, ठीक है ना, या कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को। आरएनए होगा तो आरएनए के करेगा, डीएनए होगा तो डीएनए के करेगा। सपोज करें कि ये अपने पास एक डीएनए है, समझ लीजिए इस तरह से मैं एक डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाती हूँ। ये डीएनए है अपने पास, अब इसमें अपने को जो है ये डीएनए है, और जहाँ भी अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा वहाँ जाकर ये अटैच हो जाएगा। ये अपने पास प्रोब है, छोटे छोटे से स्मॉल पीसेज हैं डीएनए के जो अपन इसमें सेंड करना चाह रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ इसको जहाँ पर भी अपना प्रोब मिले, इसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा उसके साथ जाकर ये अटैच हो जाएगा इस तरह से।
कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, कुछ के साथ हो सकता है नहीं भी बनाए, है ना। तो दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स डबल स्ट्रैंडेड, हाइब्रिड बन जाएगा। इसीलिए हमें पहले प्रॉप को ही रेडियो एक्टिव बना देते हैं, जिससे हमें ये इजीली डिटेक्ट दिख जाता है कि ये किस डीएनए के जो है स्मॉल पीस से जाकर अटैच हुआ है या बाइंड हुआ है, ठीक है ना। हमने एक ह्यूमन बींग्स का यहाँ पर डीएनए लिया, ठीक है। यदि अपन इस तरह से देखते हैं, सबको थोड़ा सा मैं रफ कर देती हूँ, इससे आपको, हमने एक ह्यूमन बींग्स का यहाँ डीएनए लिया है ना, फॉर एग्जांपल। तो यू हैव टेकन द डीएनए इन इट एंड यू वांट द डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन इन इट। इट मीन्स अपन ने एक यहाँ पर ऐसे जो है ये ले लिया, और इसमें ह्यूमन बींग्स के अपन ने कुछ डीएनए के स्मॉल पीसेस को ले लिया, ठीक है ना। एंड यू वांट द डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन इन इट एंड वेयर इज द म्यूटेशन। तो इसमें जो अपन ने बनाया, इसमें सब हम जितने भी स्टैंड्स हैं ये, इनका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बढ़ाकर डाल देंगे। क्रोमोजोम भी ले सकते हैं अपन यहाँ पर, बट ये मतलब उस साइंटिस्ट पर डिपेंड करता है, उसके नॉलेज पर डिपेंड करता है। ये सब अपन तो करेंगे नहीं बच्चों, है ना। ये होगा कहाँ, जो हाई प्रोफाइल लैब होंगी उनमें ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे। तो ये उस साइंटिस्ट के नॉलेज पर डिपेंड करता है कि ये उसे किस क्रोमोजोम पर शक है, राइट। उनको शक है तो समझ लो इसी पर। तो इसमें अपन ने क्या किया, यहाँ पर ये जो स्टैंड जो है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के स्मॉल स्मॉल पीसेज अपन ने इसमें डाल रखे हैं। तो इसमें पर्टिकुलर जगह पर म्यूटेशन है, उसको मतलब ये शक हो रहा है कि इनमें कुछ कुछ स्टैंड पर म्यूटेशन है, ठीक है। तो जो इसमें पर्टिकुलर जगह पर म्यूटेशन है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री अपन प्रोब डालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोब इसके अंदर डालेंगे वो कैसे डालेंगे, देन बी विल बी अलाउड टू अटैच। तो जो अटैच हो जाएंगे मतलब वो नॉर्मल डीएनए हैं, ठीक है। और जिनमें अटैच नहीं होंगे वो म्यूटेशन है। मतलब उसने क्या किया, जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब डाले, मतलब कौन से प्रॉब, यहाँ पर देखेंगे अपन कि बाहर से कुछ स्मॉल स्मॉल पीसेज को डीएनए के छोटे छोटे, जिनको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रोब। तो इन प्रोब को उसने इसके अंदर डाला। अब उसको शक है कि इनमें से कुछ स्टैंड ऐसे हैं जिनमें म्यूटेशन हो गया है, तो उसने ये वाले कौन से डाले, नॉर्मल वाले डीएनए के प्रोब डाले जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाएंगे इसके साथ। तो इनमें से कुछ तो इनके साथ जाकर अटैच हो गए, ठीक है ना। और कुछ जो स्टैंड हैं जिनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, यही तो वो प्रूव करना चाह रहा था, है ना। तो जो अटैच नहीं हुए, इट मीन्स उनमें क्या है, म्यूटेशन हो गया है, मतलब जीन के सीक्वेंस में चेंजेस आ गए हैं। बिकॉज जहाँ म्यूटेशन होगा वहाँ प्रोब जो होगा वो बाइंड करेगा ही नहीं, है ना। अब सेकंड मेथड अपन यहाँ देखते हैं। हमें मालूम है कि अपने पास जो सीक्वेंस होता है वो इस तरह का समझ लीजिए, अपन ने ले लिया A C T G T C और A, एक सीक्वेंस अपन ने यहाँ पर ये ले लिया। ये नॉर्मल जीन था, है ना। और इस पर म्यूटेशन आ गया, समझ लीजिए ये अपन ने म्यूटेशन वाला ले लिया। और म्यूटेशन वाले में मैंने क्या चेंजेस कर दिए, A T आ गया यहाँ पर, समझ लीजिए GTC, इस तरह से मैंने ये ले लिया। अब ठीक है, और ये तो नॉर्मल जीन था अपना, और ये म्यूटेशन हो गया इसमें, ठीक। इस पर म्यूटेशन आ गया है, मतलब चेंज हो गया है। तो जो प्रोब हमने कॉम्प्लीमेंट्री के लिए बनाया वो म्यूटेशन के अकॉर्डिंग बनाया सेकंड मेथड में। मतलब अपन यहाँ पर जो प्रोब बनाएंगे वो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, नॉट इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब अपन डालेंगे वो किसके साथ अटैच होंगे, इस म्यूटेशन वाले स्टैंड के साथ अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाएंगे। क्यों, क्योंकि जो अपन ने प्रोब डाले उनमें भी अपन ने म्यूटेशन करवा कर सीक्वेंस चेंज करके डाला है, और ये ऑलरेडी म्यूटेट हो गया है। बट नॉर्मल जो डीएनए होगा, नॉर्मल डीएनए का जो पीस होगा उससे कोई भी ये जाकर अटैच नहीं होगा। जो प्रोब अपन ने डाला था वो रेडियो एक्टिव था, अपन पहले भी बात कर चुके हैं ऊपर। तो डिटेक्ट हो जाएगा कि इन रेडियो ऑटोग्राफी में, सॉरी ऑटो रेडियोग्राफी में जो क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव होते हैं प्रोब में, सिंपली क्या करते हैं अपन, एक एक्सरे फिल्म का यूज़ कर लेते हैं जो रेडियो एक्टिविटी को शो
करती रहती है। तो ये तो हुआ अपना मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिसमें अपन ने मॉलिक्यूलर प्रोब को डिस्कस किया है। नेक्स्ट अपन लेंगे इसमें अपन पीसीआर और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मेथड है उसी में अपना एलिसा। एलिसा से सभी फैमिलियर है, चैप्टर 8 में ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। इसमें एक एंजाइम कंपलसरी होता है और ये एंजाइम मतलब कंपलसरीली यूज होगा। एक ऐसी टेक्निक है बच्चों जिसमें वायरस का डीएनए सेल्स में डिटेक्ट किया जाता है, और इसका एक प्रिंसिपल भी है कि एंटीबॉडी, मतलब ये एक प्रिंसिपल पर काम करता है। एंटीजन इंट्रैक्शन, एंटीबॉडी एंटीजन इंट्रैक्शन। अब मीन्स क्या हुआ इसका, इफ किसी की बॉडी में कोई एंटीजन या पैथोजन एंटर हुआ है, समझ लीजिए कोई पर्सन है, इसकी बॉडी में कोई पैथोजन या एंटीजन एंटर हुआ, तो उसके अगेंस्ट बॉडी में क्या होगा, इस बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगे। एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते ही मतलब इसमें जो बॉडी है इन एंटीजन के अगेंस्ट में फाइट करने लगेगी अपनी बॉडी, ठीक है ना। इट मीन्स आर बॉडी में कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर एंटीजन या पैथोजन के अगेंस्ट में। इट मीन्स जो एंटीजन आर बॉडी में प्रेजेंट हैं, सो इन दोनों को इंट्रैक्शन करवा कर देखते हैं, किसमें, इस एलिसा टेस्ट में, मतलब इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन करवाते हैं एंटीबॉडी और एंटीजन्स के बीच में। कैसे कराते हैं, थोड़ा सा अपन एग्जांपल देख लेते हैं। समझ लीजिए अपन ने यहाँ पर एक शीट ले ली है और इसमें कुछ माइक्रोवेव्स होते हैं, लॉट ऑफ माइक्रोवेव्स होते हैं, कुछ नहीं लॉट ऑफ माइक्रोवेव्स प्रेजेंट होते हैं शीट पर। और यहाँ अपन ने किसी सस्पेक्टेड पर्सन का ब्लड सैंपल लिया है, ठीक है ना, ब्लड सैंपल लिया अपन ने। फॉर एग्जांपल वो पर्सन HIV पॉजिटिव ही क्यों ना हो, इससे अपन अभी फैमिलियर हैं, इसीलिए अपन इसका बार बार एग्जांपल इसी का ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका ब्लड सैंपल लेते हैं तो इन माइक्रोवेव्स में डाल देते हैं। सो दिस वेल इज हैविंग एंटीजन्स एंड ब्लड के साथ आए एंटीबॉडीज के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और एंटीबॉडीज पहले से लिए गए हैं माइक्रोवेव्स में। एंड ये कैसे होते हैं, बाइसेप्ड होते हैं एंटीबॉडीज, अपन पहले भी इसकी जो है स्ट्रक्चर पढ़कर आए हैं। इट अब देखा अपन ने, इफ ब्लड में एंटीजन्स हैं तो वो इन एंटीबॉडीज के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करेंगे प्लस बाइंड भी कर जाएंगे ये एंटीजन इसके साथ। सो वी नो दैट एंटीबॉडीज इज वेरी स्पेसिफिक, ये अपनी ही एंटीजन या पैथोजन के साथ अटैच होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो बच्चों पहले से एंटीबॉडीज डाला हुआ था, विद ब्लड एंटीजन आ गए, नाउ अगेन अपन क्या करेंगे, अब एंटीबॉडीज डालेंगे, बट इस टाइम पर कौन सी एंटीबॉडीज डालेंगे, किसी एंजाइम के साथ लिंक करवा कर डालेंगे इन एंटीबॉडीज के साथ, ठीक है ना। अब इनमें इंट्रैक्शन तो हुआ है या नहीं, ये भी तो अपने को देखना पड़ेगा ना। ये अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे इस चीज़ को, तो इनमें जो एंटीजन एंटीबॉडीज में जो इंट्रैक्शन हुआ है या नहीं, ये भी हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो इट मीन्स द पर्सन इज हैविंग दैट पर्टिकुलर वायरस इन हिज बॉडी। तो क्या होगा, यदि अपन ने इस एंजाइम के साथ इनको डाला है, ठीक है, तो हम ये इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि वो जो पर्सन है, जिस पर्सन का अपन ने ब्लड सैंपल लिया है, जो सस्पेक्टेड पर्सन था, वो उसमें वो वायरस है या नहीं उसकी बॉडी में, ठीक है। तो जो अपन ने ये वाला जो एंटीबॉडी यूज़ किया है यहाँ पर किसका, एंजाइम के साथ लिंक्ड करके, तो इसमें ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी एंजाइम के साथ लिंक्ड होकर आया है। एंड दिस एंजाइम किसके साथ कंबाइंड करेगा, कंबाइंड विद द पर्टिकुलर सबस्टेट, और ये एंजाइम एक सबस्टेट के साथ जो है कंबाइंड हो जाता है, और जब इसके साथ कंबाइंड हो जाता है तो ये एक कलर प्रोड्यूस करता है, और जो कलर प्रोड्यूस होता है इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई पैथोजन प्रेजेंट है, ठीक है ना।
यदि मतलब इन तीनों में इंटरेक्शन हो चुका है। किन तीनों में? ये एंजाइम के साथ लिंक्ड होकर आया है, ये एंटीबॉडी प्लस एंटीजन और प्लस सबस्ट्रेट, इन तीनों में इंटरेक्शन हो चुका है, इसीलिए तो इनमें कलर प्रोड्यूस हुआ है एज ए रिजल्ट। और कलर प्रोड्यूस हुआ है इसका मतलब ये जो अपन ने सस्पेक्टेड पेशेंट का जो अपन ने यहाँ पर ब्लड सैंपल लिया है, इट मीन्स वो क्या है? HIV पॉजिटिव है। इफ हियर कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता, नो कलर मीन्स कोई कलर नहीं होता, इट मीन्स क्या हुआ? इन सभी के बीच में कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है। और इंटरेक्शन नहीं हुआ मीन्स ये जो सस्पेक्टेड पर्सन था जिसका अपन ने ब्लड सैंपल लिया था एलिसा टेस्ट करने के लिए, वो HIV नेगेटिव है। इससे ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों आपको ये चीज कि एक मेथड है ये आइडेंटिफाई करने का कि माइक्रोवेल्स के अंदर क्या हो रहा है। वी कैन नॉट सी दीज प्रोटीन्स, जो एंटीबॉडीज हैं ये प्रोटीन्स ही तो हैं। वी कैन ओनली एडिंग द थिंग्स, अकेले अपन ऐड कर रहे हैं बट अपने को नहीं पता कि इनके अंदर, या हम नहीं देख सकते कि इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो वी हैव टू ऐड द एंजाइम विद सबस्ट्रेट, इसीलिए अपन ने एंजाइम के साथ में सबस्ट्रेट को यहाँ पर ऐड किया, जिससे अपने को एक सिंबल मिल जाता है एज ए रिजल्ट की कलर प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ। हुआ मीन्स पॉजिटिव है, नहीं हुआ मीन्स कोई पैथोजन नहीं है इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर। ये चीज़ क्लियर हो गई बच्चों। तो फिर आपको अब अपन आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक अपना है ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में वैसे हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों को पता हो। ट्रांसजेनिक एनिमल्स मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनको मॉडिफाई करके जो है साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, अपने किसी भी मेडिसिन को, किसी भी केमिकल को, किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को प्रूव करने के लिए कि वो सही है या नहीं, या जो ह्यूमन बींग्स के लिए अपन जो मेडिसिन बना रहे हैं उनकी टेस्टिंग के लिए इन ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। तो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी जीन थेरेपी, प्लांट एनिमल जीन को मॉडिफाई करके अपने लिए डिजायरेबल प्रोडक्ट को कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। सो हियर ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है? ट्रांस मीन्स ऑल्टर या मैनिपुलेट करना, है ना। किसको? एनिमल का नाम लिख रहे हैं अपन, एनिमल को। तो मीन्स क्या हुआ? ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनके DNA या जीन को ऑल्टर कर देते हैं या बाय मैनिपुलेशन उनको मॉडिफाई कर देते हैं, जिससे हम अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकें, या फिर कोई जो डिजीज़ है उसकी स्टडी करना है उसमें यूज कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर प्रोटीन एंजाइम की स्टडी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स इन विच DNA और जीन्स आर ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन। ओके, ये आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी, कभी 1-2 मार्क में आ जाती कई बार। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स भी अपन देख लेते हैं। पिग, माइस, या रैट भी लिख सकते हैं अपन, इसको सीधा सीधा लिखते हैं रैट, मंकी और शीप, फिशेस, ये सब अपन इसमें यूज कर सकते हैं। ये सब एनिमल्स हैं जिनको हम अभी तक मॉडिफाई कर चुके हैं, मीन्स ट्रांसजेनिक बना लिया है अपन ने इन एनिमल्स को। एंड डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट पर्पस के लिए स्टडी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब कि जैसे अपन अपनी बुक NCERT है उसमें भी गिवन है ये 2-3 मेथड। नॉर्मल फिजियोलॉजी किस किस में यूज़ किया जाता है, मतलब इनको ट्रांसजेनिक एनिमल्स को? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ किया जाता है। कैसे किया जाता है अब अपन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर जीन है और इस पर्टिकुलर जीन को, ये पर्टिकुलर एंजाइम को ये बनाने के लिए
रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो ये जीन है ना, या डीएनए है, या एंजाइम है, या प्रोटीन है, हमारी बॉडी में किस टाइप से एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। एक एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी में गिवन है इंसुलिन का। अपन कई बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, इस हार्मोन को। लाइक ग्रोथ फैक्टर का एग्जाम्पल है ये। इफ़ हम देखना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोटीन या हार्मोन हमारी बॉडी में किस टाइप से एक्ट कर रहा है। एक ट्रांसजेनिक एनिमल है, जैसे अपन ने माइस को लिया, मंकी को लिया, कि जो फिजियोलॉजी होती है ना, इनको ही क्यों लिया जाता है, बिकॉज मोस्टली ह्यूमन बींग्स से ये सिमिलर होती है। तो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं, जो उस पर्टिकुलर एंजाइम को कैरी करता है, ऐसा कोई जीन अपन उसके अंदर किसी दूसरे एनिमल से लेकर डाल देंगे जो कि इस प्रोटीन की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे अपन ने ये लिया, ये एंजाइम है, यहाँ पर अपन ने कोई इनहिबिट डाल दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऐसा कोई जीन डाला जो किसी दूसरे एनिमल से लेकर डाला है अपन ने, जो इस प्रोटीन की एक्टिविटी को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। और डिस्टर्ब कर देता है, इससे हमें ये बेनिफिट होता है कि ये जो प्रोटीन था वो नॉर्मल एनिमल के अंदर किस टाइप से अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। इफ़ हम इसके अंदर इनहिबिटर डाल दें तो इस एनिमल में उस पर्टिकुलर जीन के कम या ज़्यादा, मतलब या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, जो भी होगा, तो बॉडी के कौन कौन से पार्ट पर ये पार्ट को ये अफेक्ट करेगा या ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। बेसिकली क्या होता है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल को नॉर्मल फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए, मीन्स आर बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स या कह सकते हैं अपन हॉर्मोन्स की स्टडी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था ये, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको बता दिया है। अब इसका जो दूसरा यूज़ है ट्रांसजेनिक एनिमल का, वो भी देखते हैं अपन। स्टडी ऑफ डिजीजेज, कहाँ यूज़ किया जा सकता है इसको, इन ट्रांसजेनिक एनिमल को, और डिजीज़ की, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ या न्यू डिजीजेस की स्टडी के लिए भी इन ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज अपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। मीन्स कोई पर्सन है बच्चों, और उसमें कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है, और वो किस रीजन से हो रही है, और इस डिजीज़ ने किन किन पार्ट्स को, किसके बॉडी के पार्ट्स को अफेक्ट किया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैंसर है, फाइब्रोसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है, ठीक है, और रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, या अल्जाइमर भी अपन ले सकते हैं, जिसमें ये जो सब डिजीजेज हैं, इनकी स्टडी में भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ किया जाता है। जैसे ये आर्थराइटिस है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, ये जो इम्यून सिस्टम होता है ना अपनी बॉडी का, ये जो इम्यून सिस्टम है, ये अपनी ही बॉडी की सेल्स पर ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होने लगती है, और वीक होने लगती है स्पेशली जो अपने जॉइंट्स होते हैं उनकी सेल पर ये पहले अटैक करता है। ठीक है ना, जिससे जो सेल डैमेज होने लगती हैं। इसीलिए मोस्टली जो अर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं, उनके जॉइंट्स का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे अल्जाइमर की बात करें अपन, ये कैसा है, ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, अपने नर्वस सिस्टम की जो नर्व सेल्स होती हैं, ये स्लोली डिजनरेट होने लगती हैं, जिससे इफ़ आर जो न्यूरॉन हैं या मेमोरी सेल्स हैं डैमेज हो जाएंगी, तो क्या होगा,
तो लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगी, अपन भूलने लगते हैं। आपने देखा होगा ना कि बहुत ज़्यादा एज हो जाती है ना, जब एक 50 क्रॉस होने लगते हैं, 60 समथिंग, तो अपन देखते हैं अपने दादाजी वगैरह, दादी वगैरह क्या है, भूलने लग जाते हैं चीज़ों को बहुत जल्दी। तो वो इसी की वजह से उनमें ये इफेक्ट आ जाता है। तो इन सब डिजीज़ को क्योर करने के लिए, इनकी स्टडी करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट यूज अपन यदि इसका देखें तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है भाई? जो ट्रांसजेनिक एनिमल को मॉडिफाइड करके उनके अंदर कोई एक जीन या डीएनए का सीक्वेंस डाल रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करेगा, बट ये प्रोटीन हमें चाहिए क्यों? क्वेश्चन ही आता है ना अपने पास बच्चों। तो आर बॉडी की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए ये कंपलसरी है। तो उससे हम क्या करेंगे? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। इसके लिए एग्जांपल अपन यहाँ पर ले सकते हैं अल्फा-1 एंटी ट्राइसिन ले सकते हैं। एंटी ट्राइसिन ये ह्यूमन का ही प्रोटीन होता है, इसको भी प्रोड्यूस किया जाता है। हम क्या करते हैं, किसी भी हेल्दी ह्यूमन से जो है जीन ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल में डाल देते हैं। और ट्रांसजेनिक एनिमल में जब अपन इसको डाल देते हैं तो क्या होगा उससे? जिससे मोर अमाउंट में आर बॉडी में डिजायरेबल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था वो राइट टाइम पर हमें मिल जाएगा। एंड इस अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, एंटी ट्रिप्सिन आएगा। ये एंटी ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन, ये क्या करता है राइट, इसमें इसका यूज कहाँ होता है? एक डिजीज है एम्फाइसेमा। जो एम्फाइसेमा ये डिजीज है, ये कैसी डिजीज है? ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है और इसका मेन कॉज है सिगरेट। जो स्मोकिंग करते हैं सिगरेट, उनको ये ज़्यादा होती है ये वाली बीमारी। तो इस एम्फाइसेमा को क्योर करने के लिए जो पर्टिकुलर प्रोटीन हमारे पास प्रेजेंट है, कौन सा प्रोटीन बच्चों प्रेजेंट है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, राइट। अब अदर देन और भी डिजीज हैं अपने पास जो क्योर की जा सकती हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू। कौन कौन सी हैं वो? एक आपने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU, जिसको शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं PKU, ठीक है ना। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, और भी डिजीज अपन ले सकते हैं यहाँ पर। इन सब डिजीज को क्योर किया जा सकता है किसके थ्रू? इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू। तो स्टूडेंट्स कभी कभी जो है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल का डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को आ जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई बुक में तो बहुत छोटा सा टॉपिक दे रखा है, हम इसको 5 मार्क्स में कैसे लिखेंगे या 3 मार्क्स में भी कैसे लिखेंगे। तो जो मैंने आपको ये डिफरेंट यूजेस इसके आपको बताए हैं, इनको लेकर यदि आप, और इसमें जितने भी अपन ने जो एंजाइम्स हैं, प्रोटीन है, डीएनए सीक्वेंस है, जिन एनिमल्स को यूज़ किया है वो है, ये जो इम्पोर्टेंट लाइंस या वर्ड्स हैं इनको अपने आंसर में इंक्लूड करके चलेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चंस में भी, ठीक है ना। और थोड़ा डिटेल में उसको लिखेंगे यदि आपको इसका क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल का। नाउ नेक्स्ट अपन देखें यहाँ इसका यूज़ क्या है वैक्सीनेशन या वैक्सीन सेफ्टी में। वैक्सीन की सेफ्टी में ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या रोल है? तो ये जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, न्यू मेडिसिन्स को डिस्कवर करते रहते हैं, उन पर रिसर्च करते रहते हैं, न्यू वैक्सीन बनाते हैं। जैसे करंट में अभी अपने कोविड की वैक्सीन्स आ गई हैं बहुत सारी, है ना। तो ये जो डायरेक्टली तो क्या होगा, विदाउट टेस्टिंग तो इनको अपन किसी पेशेंट को दे नहीं सकते। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर,
कि किसी भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करके जिसकी फिजियोलॉजी, यदि अपन ह्यूमन की मेडिसिन का रिसर्च की टेस्टिंग कर रहे हैं तो ह्यूमन की जो फिजियोलॉजी उसके अकॉर्डिंग वो माइस या मंकी को लेकर उस पर अपनी टेस्टिंग को करेंगे, और यदि उसमें सक्सेस हो जाते हैं तभी हम वो ह्यूमन विंग्स के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा पोलियो 2 बूंद जिंदगी की, है ना। तो जब ये वैक्सीन बनी थी तो इसके लिए माइस पर इसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए सेफ होगी या नहीं। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल। अब बच्चों वैसे तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन अपन छोटे छोटे 1-2 टॉपिक्स बचे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे एथिकल इश्यूज हैं, है ना, बायोपायरेसी है, पेटेंट है, ये और अपन इसी में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इथिकल इश्यूज क्या आ सकते हैं इसमें भाई, जैसे मैंने कहा ट्रांसजेनिक एनिमल, तो ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं उनमें अपन ने मंकी, जो रैट है, इनको यूज़ किया। तो भाई बहुत सारे लोगों की जो धार्मिक भावनाएं भी इनसे जुड़ी रहती हैं। जैसे मंकी है, रैट है, तो मंकी को क्या मानते हैं, हनुमान जी का रूप मानते हैं, है ना। तो उनकी जो इमोशंस हैं वो हर्ट ना हो। और इसका एक और भी रीज़न है एथिकल इश्यूज का, कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, यदि इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, ये आए दिन इन मंकी, रैट और पिग्स को पकड़ पकड़ कर इन पर अपने एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, है ना। तो क्या हुआ बच्चों कि एक ऐसी ऑथराइजेशन होनी चाहिए, या होती है ये कहना चाहिए, जो ट्रांसजेनिक एनिमल की फॉर्मेशन के टाइम पर ये मतलब ध्यान रखती है कि कोई अनडिजायरेबल कैरेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस ना हुआ हो, जिससे कि लॉस हो, जिससे कि हमारे अदर ऑर्गेनिजम्स को, एनवायरनमेंट को लॉस ना हो। और जो अपनी जो गवर्नमेंट है ने एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया है इसके लिए, इट्स नेम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा और क्वेश्चन में मेंशन भी जरूर करना है जब अपने को लिखना है ये सब। अप्रूवल कमेटी, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी में को शॉर्ट में अपन GEMC लिख सकते हैं, है ना। इसके लिए NCERT में भी ये 1-2 लाइनें दे रखी हैं, वो लाइंस भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। पेज नंबर 213 पर ये दे रखा है आपको कि देयरफॉर, ये सब करके, है ना। और इनका काम क्या है, इन गवर्नमेंट की जो ये ऑथराइजेशन है, इसका काम है रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्चर के लिए डिसीजन लेना। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का मेन वर्क क्या है इसका, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, GMO अपन ने पढ़ा था ना, पर रिसर्च होते हैं, उनकी वैलिडिटी को डिटरमाइन करेगी, उनके सारे डिसीजंस लेगी, है ना। ये काम इस ऑर्गेनाइजेशन का है। सेकंड वर्क क्या है इसका, जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं हमने मॉडिफाइड करके बनाया है जिनको, उसको अपने एनवायरनमेंट में इंक्लूड करना है और नॉट इंट्रोड्यूस जेनेटिकली ऑर्गेनाइजेशन। इनका ये मानना है कि जो GMO या ट्रांसजेनिक एनिमल हैं, ये मतलब कहीं फ्रीली इनको एनवायरनमेंट में अपन छोड़ दें तो इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब आप इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि ये आर एनवायरनमेंट के लिए सेफ हैं या नहीं है। बिकॉज ये एनिमल्स कैसे होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इनको अलाउड करना है या नहीं करना है एनवायरनमेंट में, ये सब डिसीजन लेने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, तो ये अपना हुआ एथिकल इश्यूज। नेक्स्ट अपन लेते हैं पेटेंट एंड बायोपायरेसी। आप लोगों ने सुना होगा ना, मूवी की पायरेसी हो गई, तो वो पायरेसी होता क्या है, चोरी हो गई, मतलब चोरी करना। जैसे
कोई अदर लैंग्वेज की साउथ की कोई मूवी है, उनको बिना किसी साउथ का जो डायरेक्टर है इस मूवी का, उससे परमिशन लिए बिना कोई हिंदी मूवी का डायरेक्टर उसको डब करके हिंदी में बना देता है, उस स्टोरी को यूज़ कर लेता है और उस मूवी को हिंदी में बना देता है, तो क्या हो गया, ये जो पायरेसी हो गई, है ना। बट अपन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, बायोपायरेसी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई बायोलॉजी से रिलेटेड कोई चोरी है जिसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वो कैसी होती है, जैसे आर इंडिया में जो राइस की जो मतलब कहना चाहिए वेराइटीज़ हैं वो समथिंग लैख में होंगी, है ना, लाखों में है उनकी वेराइटीज़ का नंबर। बट 27 ऐसी बासमती राइस की ऐसी वेराइटीज़ हैं जिनका डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है या डॉक्यूमेंटेड हैं। मीन्स ये बासमती राइस की वेराइटीज ऐसी हैं जिनको यदि कोई अदर कंट्री इनको ग्रो करना चाहती है तो इनको ग्रो करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑथराइजेशन से, अपनी गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। क्यों लेनी पड़ेगी भाई, क्योंकि जो इनकी डिस्कवरी है वो अपने इंडिया में ही हुई थी। तो इस पर किसका राइट है, सबसे पहला इंडियंस का राइट है, स्पेशली जो कंपनी इनके लिए बना रही है, इनको राइज कर रही है ना, ग्रो कर रही है। तो इसके लिए यदि वो विदाउट परमिशन या विदाउट कंपेंसेटिव दिए या पेमेंट दिए इनको यूज़ कर लेते हैं अपने यहाँ फसल को उगाने में इस वैरायटी की, तो वो क्या होगा, बायोपायरेसी होगी, ठीक है ना। अब ये बायोपायरेसी तो हो गई। अब यदि जैसे समझ लीजिए कोई आउट ऑफ इंडिया की कोई कंपनी है, जैसे समझ लो अपने पास एक एग्जांपल है अपनी बुक में, यूएस की एक कंपनी है, उसने बासमती राइस को ग्रो करने के लिए, यूएस की कंपनी ने बासमती राइस को ग्रो करने के लिए क्या किया था, कंपेंसेटिव दिया या पेमेंट किया ग्रो करवाने के लिए। मतलब उसका क्या ले लिया उन्होंने, पेटेंट करा लिया। पेटेंट करा लिया मीन्स उसको कंपेंसेटिव दे दिया उस कंपनी को। और उन्होंने क्या किया था कि इस बासमती राइस की जो का पेटेंट किया था उसको क्रॉस कराया था उन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ, ठीक है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ इन्होंने क्रॉस कराया था, और जिससे कि क्या हुआ, उन्हें एक न्यू वैरायटी मिल जाए। तो जो यूएस ऑथराइजेशन ने ये क्या किया था, वहाँ पर पेटेंट करवा लिया था, ठीक है ना। तो ये अपना यहाँ पर ये छोटे छोटे दो टॉपिक थे, पेटेंट एंड बायोपायरेसी, ये भी कंप्लीट होते हैं। अब बच्चों इसमें से मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपको बताना चाहती हूँ जो कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाते हैं, या जो अपने को 5 मार्क का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें डिवाइडेशन आ जाता है 1 2 3 4 करके 5 क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं आप लोगों से। तो उसमें जैसे कई बार आ जाता है कि जो ट्रांसजेनिक काऊ का नेम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रांसजेनिक काऊ, तो उसमें अपन लिख देते हैं किसका, रोजी। वैसे सभी को पता है ये चीज़ें, लेकिन फिर भी इस काऊ की स्पेशलिटी क्या है, इस काऊ की स्पेशलिटी ये है कि ये काऊ जो मिल्क देती है वो कैसा मिल्क होता है, जो ह्यूमन मिल्क है, जो बहुत ज़्यादा एनरिच होता है प्रोटीन से, उससे भी ज़्यादा एनरिच प्रोटीन वाला जो इस काऊ का मिल्क होता है, ठीक है ना। बिकॉज इसमें अल्फ़ा, ये नाम आ सकता है इसका, लैक्ट एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है इसके मिल्क में। इसीलिए जो इसका मिल्क है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है छोटे बच्चों के लिए या न्यूली बॉर्न बेबीज़ के लिए, ठीक है ना। इसमें आप देखोगे 2.5 ग्राम पर लीटर जो मिल्क होता है, इतना प्रोटीन उस मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है 1 लीटर मिल्क के अंदर, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। और इसको बॉर्न किया गया था 1997 में। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, अपने लॉन्ग क्वेश्चन में अपन इंक्लूड करते हैं तो अपनी स्कोरिंग बहुत अच्छी हो जाती है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ये रिवाइज कर रही हूँ। एक ट्रांसजेनिक शिप का जो शिप है
उसका भी यूज़ मतलब उसको भी बनाया गया था या मॉडिफाइड किया गया था। वो कौन सी है? डॉगी नेम है इसका। और डॉगी नेम है तो इसको किससे बनाया गया था? नेम तो सभी को पता हो जाता है और मालूम भी होता है मोस्टली, बट इसको बनाया गया था किस चीज़ से मॉडिफाई किया गया था? न्यूक्लियर क्लोनिंग से ये बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी बच्चों? न्यूक्लियर क्लोनिंग से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने को यहाँ पर भूलना नहीं है। ठीक, अब थोड़ा सा अपन देखें मैंने क्या क्या आज आपको डिस्कस किया है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बाद यदि अपन देखें तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में अपन ने डिस्कस किया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिशा, है ना, और वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कैन बी एम्प्लीफाइड बाय एंड डिटेक्टेड बाय पीसीआर। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पीसीआर का कि जब बहुत लेस अमाउंट में अपनी बॉडी में पैथोजेंस प्रेजेंट होता है तो उसको ये एम्प्लीफाइड कर देता है और डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड एंड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल या प्रोब is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells followed by detection using ऑटोरेडियोग्राफी। ठीक है ना, इस तरह से सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने किसके थे? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के। ट्रांसजेनिक एनिमल के अपने क्या थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? सबसे पहला तो एनिमल दैट हैव एन अलाइन डीएनए विच एबल टू एक्सप्रेस इन इट is called transgenic animals. Reason for creations of transgenic animal क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, जो भी अपन ने डिस्कस किया था, है ना। हाउ द जीन्स आर रेगुलेट, हाउ द जीन अफेक्ट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, हाउ इज अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज अपन एग्जांपल ले सकते हैं इसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। The animals made transgenic to know that biological effect and result। ये सब अपन ने इसमें डिस्कस किया था, है ना। स्टडी ऑफ जीन्स में डिजीजेज में भी मैंने बता दिया था। कैंसर में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, आर्थराइटिस में, अल्जाइमर्स में, है ना, इनको क्योर किया जा सकता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को भी अपन ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें अपन ने एक प्रोटीन को डिस्कस किया था अल्फा 1 जो है कौन सा था? एंटी ट्रिप्सिन। वैक्सीन सेफ्टी में यूज़ किया अपन ने ट्रांसजेनिक एनिमल को। केमिकल सेफ्टी में भी, टेस्टिंग में भी अपन ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ कर सकते हैं। इथिकल इश्यूज को भी अपन ने डिस्कस किया ही है। और पायरेसी एंड जो बायो पेटेंट भी एक वर्ड अपन इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पेटेंट अकेला लिखा है ना मैंने, इसकी जगह अपन बायो पेटेंट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको, जैसे अपन ने बायो पायरेसी किया है, मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए पायरेसी का यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ऐसे ही बायो पेटेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends also. Thank you.